हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है और हमने जो सब्जेक्ट ले रखा है वो है आरएसआर राजस्थान सर्विस रूल। उसका हम करेंगे अभी चैप्टर तीसरा है जनरल कंडीशन ऑफ सर्विसेज, मतलब सेवा की सामान्य शर्तें क्या होती हैं, यानी जब आप सेवा में आ जाएंगे तो कौन सी शर्तें तो आपके ऊपर लागू हैं ही जनरली। उसके ऊपर हम 10 MCQ करेंगे, ये हमारा सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो आज के क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा या कौन से अधिकारी और कर्मचारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से मुक्त किए गए हैं। यानी क्वेश्चन ये है कि जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो जनरली क्या होता है, ज्वाइनिंग के समय हेल्थ सर्टिफिकेट या मेडिकल सर्टिफिकेट या देना पड़ता है कि भाई आप फिट हैं, फिट टू ज्वाइन। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से किसको या किन अधिकारियों या कर्मचारियों को हेल्थ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने से मुक्त किया गया है। ए ऑप्शन है प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से नियुक्त अधिकारी जिसका संबंधित सेवा नियमों के अनुसार नियुक्ति से पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण पृथक से हो जाता है। तो अगर देखिए नियम अभी आएगा पर मैं बता दूं, अगर कोई व्यक्ति कंपटीशन एग्जाम के माध्यम से आया है और उस एग्जाम को रेगुलेट करने वाले जो रूल्स हैं उसके तहत अगर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन पहले ही हो चुका है तो फिर ज्वाइनिंग के समय उसे वापस से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, ये बंदा जो इस तरह का बंदा है उसे मुक्त किया गया है, ये बात सही है। विशेष प्रकरणों में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता सरकार द्वारा शिथिल कर दी गई हो। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी सिचुएशन बनी कि गवर्नमेंट ने खुद ही रिलैक्स कर दिया कि चलो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देने की या हेल्थ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, अब गवर्नमेंट ने ही रिलैक्स कर दिया तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है। थर्ड है सेवानिवृत्त कर्मचारी जो सेवानिवृत्ति के तुरंत पश्चात पुनः नियुक्त किया जाता है। तो अभी नियमों में आप पढ़ेंगे कि अगर कोई बंदा है वो रिटायर होता है और रिटायरमेंट के जस्ट बाद वो वापस से रीजॉइन कर लेता है तो वो फिट ही था लगभग, तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन तीनों मामले में अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें मुक्त कर दिया गया है। इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। कुछ क्वेश्चन सीधे आसान होते हैं। चलिए अब मैं इसके नियम पढ़ा देता हूँ आपको। पढ़ा तो कह देता हूँ, सुना देता हूँ आपको। नियम 12 में बताया गया है। अब गंदे क्वेश्चन ये होते हैं कि वो आपसे यूं पूछ ले कि ना किस नियम के तहत कर्मचारियों को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से मुक्त किया गया है, और तब उसका छोटा सा आंसर होगा नियम 12। मतलब वो नियम समझाना आसान होता है, नियम का नंबर समझना थोड़ा मुश्किल होता है, खास करके मेरे लिए तो। बट ठीक है, आप जहाँ इतनी चीज़ें याद कर रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट में, आप 12 अलग अलग तरह के सब्जेक्ट याद करते हैं, 6 इस तरफ से, तो फिर इसको भी याद कर लीजिए क्योंकि नौकरी का सवाल है। तो निम्नांकित श्रेणी के राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से मुक्त किए गए हैं। पहला, एक कर्मचारी जिसे प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्त किया गया हो और जिसकी चिकित्सा परीक्षा उस सेवा के नियमों अनुसार पृथक से हो गई हो। तो देखा जाए तो आपकी ये पहली काइंड का बंदा वो है जो पहली बार तो किसी कंपटीशन एग्जाम के थ्रू आया है और जिसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो चुका है, उसे फिर मुक्त किया तो कोई बड़ी बात नहीं। सेकंड है, अब सेकंड इंपॉर्टेंट है, उच्च सेवा का एक कर्मचारी जो 3 माह से कम समय के लिए अस्थायी रूप से रिक्त पद पर नियुक्त किया गया हो। मतलब अगर कोई सुपीरियर सर्विस का कर्मचारी है और उसे आप टेम्परेरी 3 महीने के लिए अपॉइंटमेंट कर रहे हो, वापस ध्यान दीजिएगा, अगर कोई उच्च सेवा सुपीरियर सर्विस का एम्प्लॉय है उसे आप 3 महीने के लिए किसी टेम्परेरी पोस्ट पे अपॉइंट कर रहे हो, तो अब 3 महीने के लिए तो आ रहा है, उसका क्या ही मेडिकल एग्जामिनेशन करा लोगे। इसी तरह से जो 4th क्लास एम्प्लॉयज़ होते हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होते हैं, अगर उसको आप किसी कोई पोस्ट है जो खाली चल रही है उस पर टेम्परेरी आप 6 महीने तक के लिए बुला रहे हो, तो 6 महीने तक के लिए बुला रहे हो तो भी उसको आपको मेडिकल एग्जामिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, उसको हेल्थ सर्टिफिकेट उससे मंगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक अस्थायी राज्य कर्मचारी है जिसकी चिकित्सा परीक्षा पहले ही किसी कार्यालय में हो चुकी है और अब सेवा में व्यवधान के बिना उसका दूसरे कार्यालय में स्थानांतरण हो, तो ये तो बहुत आसान बात है कि मान लो कोई टेम्परेरी एम्प्लॉय है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन पहले ए जगह पे हो चुका था जहां उसने ज्वाइन किया था, अब ए जगह से उसको बी जगह पे ट्रांसफ़र किया तो फिर वापस से उसको दोबारा मेडिकल एग्जामिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सर्विस ब्रेक का मामला नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसकी सर्विस ब्रेक हो गई हो कि पहले कहीं था, वहाँ उसने कोई कांड किया, उसको हटा दिया गया मान लो, और फिर 2 साल बाद बहाली की गई। तो अगर सर्विस ब्रेक का मामला है तो सर्विस ब्रेक के मामले में तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। बिना सर्विस ब्रेक के
नॉर्मल ट्रांसफ़र हो रहा है तो फिर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसी तरह से एक सेवानिवृत्त कर्मचारी जो सेवानिवृत्ति के पश्चात तुरंत ही रीजॉइन कर लेता है, दोबारा ज्वाइन कर लेता है, उसको भी मेडिकल सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। और लास्ट में है शारीरिक दृष्टि से अशक्त एक राज्य कर्मचारी जो विशिष्ट नियोजन कार्यालय द्वारा भिजवाने पर नियुक्त किया गया हो। मतलब अगर कोई बंदा ऐसा है जो फिजिकली हैंडीकैप है या निशक्त जन है और उसको स्पेशल रिक्रूटमेंट की तरह रिक्रूट किया गया है, तो अगर ऐसे बंदा आता है, और ख़ास बात ये भी कि जिसकी स्वास्थ्य परीक्षा किसी राजकीय अस्पताल के अधीक्षक, प्रधान चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा कर ली गई है। तो अगर जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, हेल्थ ऑफिसर होते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ हॉस्पिटल होते हैं, उन्होंने एक मेडिकल बोर्ड का एग्ज़ाम का गठन किया था और उन्होंने उसका एग्ज़ामिन कर लिया है उस मेडिकल बोर्ड ने, तो उसे स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। तो 6 मामलों में कुछ कर्मचारियों को मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने से एग्जेम्प्ट किया गया है। ये शब्द बार बार आप कह सकते हैं सर जल्दी से दूसरा पढ़ाओ, लेकिन एक बार इन शब्दों को आप सुन लीजिए, कानों में गए हुए रहेंगे तो फिर दिमाग में भी रहेंगे, और 2-3 बार रहेंगे तो फिर तो आप ठोक ही देंगे क्वेश्चंस को। ये मान के चलिए कुछ लोग जो रूल्स में कंफ्यूज होते हैं, तो आप देखिए सारे नंबर वाले रूल नहीं आएंगे तो अपने को ऐसा नहीं है कि ना सारे रूल्स वाले क्वेश्चन ही आएंगे, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। 25 में से हो सकता है 20-22 क्वेश्चन तो नॉर्मल नियमों पे ही आए और 2-3 नंबर्स या फॉर्म्स पे आए, तो वो इतना झंझट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप केवल नंबर ही नंबर याद कर रहे हो, नियमों को इग्नोर कर रहे हो, जितना याद हो कर लेना, ठीक है। और यही सारी बातें इंग्लिश में लिखी हुई है। गवर्नमेंट सर्वेंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, प्रस्तुत करने को यहाँ प्रोडक्शंस कहा जाता है। इन द फॉलोइंग केसेस ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। फर्स्ट है कि अगर अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिक्रूटेड थ्रू ए कॉम्पिटिशन ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन who had to undergo medical examination in accordance with the regulation prescribed for appointment to service under government। तो देखो कितना टफ सा लैंग्वेज है, क्योंकि मोटा सा मतलब यही है कि अगर किसी का कॉम्पिटिशन एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन हुआ हो और अगर उस जिस एग्ज़ाम के लिए वो है और वहाँ के रूल्स में लिखा हुआ है और उसके तहत उसका मेडिकल एग्जामिनेशन पहले ही हो चुका है, तो उसे दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा गवर्नमेंट सर्वेंट जो सुपीरियर सर्विस में है, अगर वो टेम्परेरी वैकेंसी पे 3 महीने से कम के लिए अपॉइंट होता है तो मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कराना। अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट है जो क्लास 4th का एम्प्लॉय है, अगर वो किसी टेम्परेरी पोस्ट पे आता है 6 महीने तक के लिए, तो ये 3 महीने 6 महीने ये सब आपको याद करना है, तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कराना है। वो इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना के पूछ सकता है आपसे कि अगर एक 4th श्रेणी एम्प्लॉय को 9 महीने के लिए अपॉइंट किया जाता है तो उसका मेडिकल सर्टिफिकेट आवश्यक है, आवश्यक नहीं है, डीडीओ पे निर्भर करता है, ऐसे वो ऑप्शन बना देगा। तो थ्योरी क्वेश्चन से प्रैक्टिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन भी बनाया जाता है। और देखा जाए तो थ्योरी पढ़ाने का मकसद ये है कि आप जब दुनिया में जाओ, सरकारी दुनिया में जाओ, तो आप उन नियमों को समझ सको। टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट who has already been medically examined in one office is transferred to another office without a break in service। तो अगर किसी टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक ऑफिस से दूसरी जगह ऑफिस में ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसका दोबारा से मेडिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं है, सब्जेक्ट टू उसकी सर्विस ब्रेक ना हो। सर्विस ब्रेक का मामला हो तो एग्जामिनेशन होगा। इसी तरह से अगर एक रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसे री एम्प्लॉय किया जाता है इमीडिएटली, मतलब इधर रिटायर हुआ, ठक रिटायर हुआ, अगले दिन वापस से आ जाओ साहब, आपको अभी भी रोज़ दाढ़ी बना के आनी है। ऐसे ही कहते हैं कि भाई जो रिटायर हो जाते हैं वो री ज्वाइन कर लेते हैं कई बार, वो अब पैसे कमाने की भी इच्छा होती है कई बार, और कई बार ऐसे कहते हैं इस बार रोज़ शेव भी बन जाएगी। चलो इस बात में समझोगे। छठा है फिजिकली हैंडीकैप्ड गवर्नमेंट सर्वेंट रिक्रूटेड थ्रू द स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हु हैड अंडरगॉन एग्जामिनेशन बाय अ मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सुपरिटेंडेंट ऑफ प्रिंसिपल मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो अगर किसी को स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बोर्ड ने भेजा हो, आप उसे आराम से ज्वाइन कराओ, उसका उन मामलों में पहले ही मेडिकल बोर्ड से एग्जामिनेशन हो चुका होता है। तो बताओ, एक क्वेश्चन में मैंने इतना समय लगा दिया, पर अब बाकी में इतना समय नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है त्यागपत्र देने के पश्चात या पूर्व की सेवाओं के जब्त किए जाने के पश्चात एक व्यक्ति की पुनः नियुक्ति पर, आराम से कहता है त्यागपत्र देने के पश्चात अगर किसी ने रिज़ाइन कर दिया हो या किसी की सर्विसेज को फॉरफिट कर लिया गया हो, जब्त कर लिया गया हो, और उस व्यक्ति को रीअपॉइंट किया जाता है, तो क्या स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है? बी कहता है आवश्यक नहीं है। तीसरा कहता है जो नियुक्ति प्राधिकारी है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, वो डिसाइड करेगा। चौथा है इनमें से तो कोई नहीं। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति
ने पहले रिज़ाइन किया था और अब वो वापस लौटा है अपनी दुनिया में, नई दुनिया में, गवर्नमेंट जॉब की दुनिया में वापस आया है। देखो यहाँ रिटायरमेंट का मामला नहीं है, वो रिज़ाइन किया था और रिज़ाइन करने के बाद लौटा है, तो उसको ये बताना पड़ेगा कि ही इज़ फिट टू जॉइन, वो जॉइन करने के लिए फिट है, तो ही हैज़ टू प्रोड्यूस हेल्थ मेडिकल सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट उसे प्रोड्यूस करना होगा। इसका आंसर होगा यस। इसी तरह से कभी कभी कोई व्यक्ति कांड कर देता है, ये जैसे मान लो कोई व्यक्ति सर्विस में था, ठीक है, फिर 3-4 साल तक एब्सेंट हो गया, मतलब मान लीजिए 3-4 साल एब्सेंट हो गया, इतना समय आप एब्सेंट हो ही नहीं सकते, आप एब्सेंट हो गए विलफुली, तो आप और भी कई मामले होते हैं, तो फिर आपकी क्या होता है, सेवाएं जब्त कर ली जाती है। मान लो कि पहले आपने सर्विस की ही नहीं, पहले इस व्यक्ति ने 5 साल सर्विस की थी, फिर 2 साल वो गायब हो गया अचानक, फिर एक दिन वापस प्रकट हुआ, साहब रख लो, मान लो ऐसी स्थिति है, और मान लो ये भी मान लो कि रख लिया जाता है, तो ऐसे में अधिकतर क्या होता है, जो उसकी पुरानी सेवाएं हैं उसको ख़त्म समझ लिया जाता है और उसकी सेवाएं वापस से नए सिरे से शुरू होती है। तो चूंकि उसकी सेवाएं वापस से नए सिरे से शुरू हो रही हैं, उसकी पुरानी सेवाओं को फॉरफिट कर लिया गया है, तो उसे वापस से नया मेडिकल सर्टिफिकेट ला के देना होगा, ठीक है। पुराने वाले से काम चला दो, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि 2 साल में पता नहीं उसने क्या किया क्या नहीं किया। तो गवर्नमेंट सेवाएं लेने से पहले अश्योर करती है कि ही इज़ फिट टू जॉइन, ठीक है। दोहराता नहीं हूँ, समझ जाना, वीडियो दोबारा चला के देख लेना, ठीक है। तो एक बार वैसे इस नियमों में भी आ जाएगा कि आपको किन परिस्थितियों में हेल्थ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना ज़रूरी होता है। तो अगर अच्छा, इसमें एक नियम ये भी है कि राज्य कर्मचारी को स्थानीय निधि के भुगतान की जाने वाली पेंशन के अयोग्य सेवा से सरकार के अधीन उच्च सेवा में एक पद पर पदोन्नत किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति लोकल फंड को जो मैनेज करती हैं संस्थाएं, उनमें सेवाएं दे रहा था, ठीक है, कोई व्यक्ति जो लोकल फंड के अधीन आने वाली संस्थाओं में सर्विस दे रहा था, जो कि पेंशन के अयोग्य संस्थान होते हैं, वो अगर वहाँ के कर्मचारी अगर उच्च सेवा में आते हैं, उच्च सेवा पर उनको प्रमोट किया जाता है, तो उनको मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। इसी तरह से एक व्यक्ति, ये वाला ब पॉइंट अभी आया था कि एक व्यक्ति जिसने रिज़ाइन किया था और वापस ज्वाइन करना चाहता है, या एक व्यक्ति जिसकी सर्विसेज को फॉरफिट या जब्त कर लिया गया था, वो वापस आता है, जैसे सर्विस ब्रेक का मामला बताया था ना, तो फिर उसको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और इसके अलावा कहता है कि अगर कोई व्यक्ति उपयुक्त ये जो ब पॉइंट है उसमें नहीं आता, मतलब ना तो उसका रिज़ाइन का मामला है, ना सर्विसेज को फॉरफिट करने का मामला है, उसे अगर रीअपॉइंट किया जाता है, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी ये डिसाइड करेगा कि क्या उसके द्वारा मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो ये कहीं कहीं अपॉइंटिंग अथॉरिटी को पावर दिया गया है, अगर ख वाला मामला नहीं है। इसका मतलब ये होता है, अगर आप समझेंगे कभी, कि अगर ख वाला मामला है तो वो उसको प्रस्तुत करना ही करना है, और अगर कोई ऐसा मामला वो है तो उसका डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है। ये सारी बातें इंग्लिश में लिखी हुई है। इफ़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज प्रमोटेड फ्रॉम नॉन क्वालिफाइंग सर्विस पेड फ्रॉम अ लोकल फंड टू अ पोस्ट इन द सुपीरियर सर्विस, तो यूँ समझ लीजिए कि कोई बंदा अगर लोकल फंड सर्विसेज से यहाँ पे आता है, आपका सुपीरियर सर्विसेज में आता है, तो देना है। अ पर्सन इज री एम्प्लॉयड आफ्टर रेजिग्नेशन ऑफ फॉरफिचर ऑफ पास्ट सर्विस, और तीसरे मामले में अगर उसके ऊपर बी लागू नहीं होता है, देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी विल डिसाइड वेदर अ मेडिकल सर्टिफिकेट शुड बी प्रोड्यूस्ड और नॉट, ठीक है। चलिए अभी का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः एक व्यक्ति को नियुक्ति हेतु स्वास्थ्य परीक्षण के लिए जांच में एक बार अयोग्य घोषित कर दिया जाए तो नियुक्ति अधिकारी द्वारा, कहता है, ऑर्डिनरली वंस अ पर्सन हैज बीन डिक्लेयर्ड अनफिट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट द अपॉइंटिंग अथॉरिटी शेल। 2 मिनट ऑप्शन पढ़ने से पहले केस समझ लो। मान लो कोई व्यक्ति है, उसे बुलाया गया कि आप आइए, अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करा के आइए और इस तारीख तक ज्वाइन कर लीजिए, 12 तारीख तक ज्वाइन कर लेना। वो व्यक्ति गया, उसने अपना एग्जामिनेशन करवाया और मेडिकल एग्जामिनेशन में वो अनफिट है। मान लेते हैं अस्पताल वाले ईमानदार हैं, जो है सो लिखा, और उनके सर्टिफिकेट के हिसाब से बंदा अनफिट है। अब आप सोचो, आप अगर ज्वाइनिंग कराने वाले व्यक्ति हो, आपके ऑफिस में वो आने वाला है, तो ऐसा व्यक्ति जो मेडिकली अनफिट है उसको आप ज्वाइन कराओगे या नहीं कराओगे? ऑप्शंस हैं। उस व्यक्ति के अनुरोध पर पुनः स्वास्थ्य संबंधी जांच कराई जा सकेगी। ए ऑप्शन कहता है कि वो व्यक्ति अगर आपको रिक्वेस्ट करेगा तो आप कह सकोगे वाह वाह ठीक है, वापस से जांच करा के आ जाए या किसी दूसरे हॉस्पिटल जांच करा के आ जाए, क्या आप ऐसा कह सकते हो? सेकंड है कि उसी प्रमाण पत्र को माना जाएगा
या थर्ड है कि इसका निर्णय सरकार करेगी, तो इसका आंसर है उसी प्रमाण पत्र को माना जाएगा। अगर वो एग्जामिनेशन करा के आया है, वास्तव में उसका एग्जामिनेशन हुआ है, उसे मेडिकली अनफिट माना गया है, तो मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके ऑफिस में बंदे की कमी चल रही हो, कार्मिक की कमी चल रही हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक मेडिकली अनफिट बंदे को ज्वाइन करा लेंगे। हालांकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में 99.99% केसेस में सही से वो एग्जामिन होके आता है, मतलब सही से एग्जामिन होके आता है और सही रिपोर्ट ही लेके आता है एंड फिट टू ज्वाइन ही लेके आता है, ठीक है। लेकिन बाय द वे नहीं ला पाया तो आप उसको ओवरलुक नहीं कर सकते, आप उसको अनदेखा नहीं कर सकते, आपको उसको कंसीडर करना पड़ेगा। अनफिट है तो अनफिट है, फिर चाहे आप आगे से मार्गदर्शन मांग लो, लेकिन आपको उसको ज्वाइन नहीं कराना है, ठीक है। तो वो जो प्रमाण पत्र है उसी को सही मानना है। द सेम सर्टिफिकेट विल बी कंसीडर्ड। इसका भी नियम है, सुन लीजिए। नियम क्या कहता है कि जब किसी कर्मचारी को राज्य सेवा में प्रवेश पाने के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को कहा जाए, चाहे वह नियुक्ति स्थायी अथवा अस्थायी रूप से ही क्यों न की जा रही हो, किंतु जब एक बार उसे वास्तव में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के लिए जांचा जा चुका है और अयोग्य घोषित कर दिया गया है, तो नियुक्ति अधिकारी द्वारा ऐसे प्रमाण पत्र की उपेक्षा नहीं की जाएगी। यू कांट ओवरलुक जो एक बार प्रस्तुत किया जा चुका है। तो देखा ना आपने, क्या देखा कि अगर कोई कर्मचारी है वो राज्य सेवा में प्रवेश करना चाहता है, उसके लिए उसको कहा गया कि आप मेडिकल सर्टिफिकेट लाओ, चाहे टेम्परेरी पोस्ट पे हो चाहे परमानेंट पोस्ट पे हो, और फिर उसकी वास्तव में जांच हुई। जब वास्तव में जांच हुई तो वो किसी रीज़न से मेडिकली अनफिट निकला, तो फिर जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो उसकी उपेक्षा नहीं करेगा। है जो है, दोबारा ना तो मौका देने की ज़रूरत है, दोबारा मौका देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और वंस अ पर्सन इज आस्क्ड टू प्रोड्यूस अ मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फॉर एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विस whether in a permanent or temporary capacity and has been actually examined and declared unfit, it is not open to the appointing authority to ignore the certificate। आप इग्नोर नहीं कर सकते, जो आप इग्नोर नहीं कर सकते इसका मतलब मानना है मतलब अनफिट है तो अनफिट है, जाओ घर, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मार्गदर्शन मांग लेना। चलिए, तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे इजीली मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, तो हमने उसके लिए 3 तरह के प्रोडक्ट तैयार किए हैं और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जस्ट देखिएगा। अगर आप एक बहुत सिंपल छोटे से कोर्स से स्टार्ट करना चाहें और क्या वैल्यू मिलेगी वो देखना चाहें, तो एक हमारा 99 रुपये का कोर्स है। उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, आपका अकाउंट्स तैयार हो गया है, तो क्वेश्चन बैंक हम आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, 1500 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, और वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे और चैप्टर वाइज होंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए आपका लगता है कि मेरा अकाउंट ऑडिट तैयार हो गया है, तो आप ऑडिट के इतने ही क्वेश्चन मात्र 99 रुपये में, इस तरह किसी भी सब्जेक्ट के, जो कॉमर्स रिलेटेड 6 सब्जेक्ट हैं, उन किसी भी सब्जेक्ट के आप पेपर हमसे बाय कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। वेल, ये तो हो गई क्वेश्चन बैंक की बात। अगर मान लीजिए आपके पूरे सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है, तो आप हमारे 249 वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर सैम्पल पेपर्स हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से, अकाउंट्स 25, ऑडिट 25, आरएसआर 25, तरह से 6 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन जब होते हैं तो एक सैम्पल पेपर पूरा होता है। तो हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं और अपने चांस नहीं गंवाना चाहते और जॉब लेना चाहते हैं, बिल्कुल एडवाइस करूंगा कि आप ये 50 सैम्पल पेपर्स परचेज़ कीजिए और मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है। यानी अगर एक सैम्पल पेपर मात्र 5 रुपये हो गया, अगर आप हिसाब लगाएं तो, और 5 रुपये में 150 क्वेश्चन हो गए अबाउट दैट, और बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। वेल, ये भी आपका सैम्पल पेपर रहा। इसके बाद अगर बाय द वे आप अकाउंट्स के नहीं हैं या आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो हमारा अकाउंट्स का वीडियो लेक्चर्स का पूरा कोर्स तैयार है और मात्र 499 रुपये में अवेलेबल है। इसके तहत अगर आप ये 499 का कोर्स लेते हैं, तो हमने आपको सैम्पल पेपर्स फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। जो सैम्पल पेपर्स 249 की वर्थ के थे, वो भी हमने फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं।
तो जस्ट अगर नेट देखा जाए तो नेट ये कोर्स आपका 200 का ही हो गया, ऑलमोस्ट 200 या 250 का हो गया, इनफैक्ट 250 रुपये का हो गया। तो जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और इसके अंदर 150 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं। एक एक चैप्टर को 10-10, 12-12 वीडियो लेक्चर्स में इन डेप्थ स्टडी कराया गया है। अगर आप इनको देखने के बाद अकाउंट्स के पेपर लगाते हैं, अकाउंट्स के वीडियोस हमारे तैयार हैं इस महीने, और आने वाले महीनों में और वीडियोस तैयार होते चले जाएंगे। लगता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सारे कोर्स आपको पूरे अवेलेबल मिले, जस्ट आप जा सकते हैं। और ये सब हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप पे मिलेगा। फायदे में आपको कोई दिक्कत आती है तो घर पे आप हमें अगला क्वेश्चन कहता है, एक राज्य कर्मचारी राज्य हित के आधार पे कब तक कोई आवश्यक राज्य कार्य करने के लिए बाध्य है। ये बहुत एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और आप जब सर्विस में जब तक नहीं है तब तक शायद नहीं पता होगा। क्या पूछ रहा है कि अगर कोई बंदा है, उसकी नौकरी लग गई, ठीक है, तो उसे अगर कोई ऑफिस में काम है, गवर्नमेंट का काम है, तो उसे कब तक काम करना होगा। सुबह 9 से 6 बजे तक, ए ऑप्शन कहता है। बी कहता है कि नहीं, उसके जो ऑफिस आवर्स फिक्स है, ऑफिस आवर्स हो सकता है 10 से 5 हो, 9 से 5 हो, कितने बजे भी हो, उतने बजे, यानी जो ऑफिस आवर्स फिक्स है वहाँ तक काम करना होगा। उसे 24 घंटे काम करना होगा, संपूर्ण समय, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो जब तक आप सर्विस में नहीं है, आपको लगेगा 24 घंटे कोई काम होता है क्या, ऑफिस के आवर्स होंगे, ऑफिस आवर्स इसका आंसर होगा। नहीं, आपको सर जब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनते हो तो आप पूरे दिन या पूरे समय के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हो। आप कभी भी सरकारी आदेश को ना नहीं दे सकते ये कह के कि ऑफिस आवर्स ख़त्म हो गए हैं। प्रैक्टिकली वैसे ऐसा कोई आदेश दिया नहीं जाता है कि ऑफिस आवर्स के बाद आपको परेशान किया जाए या आपको बोला जाए। जो भी आपके आवर्स हैं, मान लीजिए कॉलेज है तो कॉलेज में हम लगभग 6 घंटे जाते हैं, मान लीजिए 10 से 4 हमारा ऑफिस है, तो अगर कोई अर्जेंसी नहीं है तो ऑर्डर आता है तो फिर वो काम अगले दिन या अगले दिन करना होता है। लेकिन मान लीजिए कि किसी दिन अर्जेंसी आ गई, या कई बार विधानसभा का सत्र चल रहा होता है, उसमें क्वेश्चन रखे जाते हैं और तुरंत आंसर मंगाने होते हैं, तो फिर हमें कॉलेज खुला रखना पड़ता है। और मतलब कुल मिला के ये है कि आप गवर्नमेंट सर्विस में हो तो आप 24 घंटे के लिए सरकारी नौकरी में हो। अगर वो कार्य राज्य हित से जुड़ा हुआ है, पब्लिक इंटरेस्ट का है, राज्य हित का है, तो आप काम को ना नहीं दे सकते। कोरोना के समय जैसे थे तो हर किसी को अलर्ट ही रहना था, कभी भी बुलाया जा सकता है, कभी भी जाना पड़ सकता है। और जो मेडिकल लाइन के लोग थे वो तो उन्होंने खैर खूब काम किया ही किया था। तो खैर बात ये है कि आप समझ जाइए, आप 24 घंटे के लिए कर्मचारी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पदाधिकार के संबंध में निम्न अंकित सिद्धांत बताए गए हैं, सही सिद्धांत पहचानिए। पदाधिकार होता है आपका किसी पद पे अधिकार, लीन। अभी मैं इसको डिटेल से समझाऊंगा, पर आप इसको क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। एक स्थायी पद पर एक ही समय में 2 या 2 से अधिक कर्मचारियों की स्थायी रूप से नियुक्ति नहीं की जा सकती। ये बात सही है। सर क्या लिखा हुआ है, मुझे समझ ही नहीं आया। मान लीजिए मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं अकाउंट्स का हूँ, जिसको अपन ABST कहते हैं, ठीक है। तो मैं ABST का लेक्चरर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो अब ABST पे एक ही समय में 2 या 2 से ज़्यादा एम्प्लॉय अपॉइंट नहीं कर सकते। जैसे जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मैं सोजर सिटी में हूँ, तो सोजर सिटी में एक ABST के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, मैंने वो ज्वाइन कर रखा है। तो फिर किसी और को या औरों को वहाँ पे अपॉइंट नहीं किया जाएगा। सही बात है, क्योंकि मैं यहाँ हूँ तो मेरा उस पर पदाधिकार है, ठीक है, मेरा एक तरह से उस पर पदाधिकार है। मैं RPC का एग्ज़ाम फाइट करके आया हूँ, बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ और सारे उनसे चयन मापदंडों पे उतरा हूँ। तो अब मैंने जब उसे ज्वाइन कर लिया और मेरा प्रोबेशन पूरा हो गया, तो मेरा एक तरह से उसके ऊपर पदाधिकार स्थापित हो गया। एक बार मेरा लीन इस्टेब्लिश हो गया, तो इसका मतलब ये है कि अब वो पोस्ट भरी हुई है। इसको सरल शब्दों में समझो, वो पोस्ट भरी हुई है। अगर वो पोस्ट भरी हुई है तो गवर्नमेंट कभी भी ऐसा नहीं करेगी कि वहाँ पे किसी और बंदे को भेज दे। ऐसा नहीं होता ही नहीं है, मतलब यही बात लिखी हुई है। ऐसा क्यों नहीं होता, इसके पीछे रीज़न है। अभी इसका मैं नियम संख्या भी बताऊंगा आपको। इसी तरह से है, एक कर्मचारी एक ही समय में 2 या 2 से अधिक पदों पर स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो इसे तो आप ये समझ लीजिए 1 पोस्ट 1 पर्सन। तो मान लीजिए कोई एक, जैसे पिछली भर्ती में एक सर थे, उनका तीनों में सिलेक्शन हुआ, मतलब वो इतने होशियार रहे होंगे कि उनका ABST से भी सिलेक्शन हुआ,
उनका EFM जो सब्जेक्ट होता है उससे भी सिलेक्शन हुआ और उनका BADM से भी सिलेक्शन हुआ, उनका तीनों से सिलेक्शन हुआ, तो तीनों पोस्ट खा जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, उनको कहीं एक ही जगह ज्वाइन करेंगे। तो नियम क्या बना कि एक व्यक्ति एक ही जगह पे ज्वाइन कर सकता है। एक व्यक्ति को एक समय में आप दो जगहों पे अपॉइंट नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है, एक ही जगह तो जाके सर्व कर पाएगा। तो ये बात भी बड़ी आसान सी है, ये बड़ी आसान सी बातें लग रही है, लेकिन ये सब पदाधिकार से संबंधित है। एक कर्मचारी किसी ऐसे पद पर स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता जिस पर किसी अन्य व्यक्ति का पदाधिकार हो। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे A जगह पे हूँ और मेरा B जगह पे दिल आया हुआ है कि नहीं यार B जगह मेरे घर के नज़दीक है, मेरे को तो वहाँ जाना है। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन झोला उठा के वहाँ पहुँच जाऊँ और वहाँ जाके ज्वाइन कर लूँ। कौन ज्वाइन कराएगा? वो पोस्ट तो पहले ही भरी हुई है। हाँ, वो पोस्ट खाली हो जाए, वेकेंट हो जाए उनके रिटायरमेंट के चलते या ट्रांसफ़र के चलते किसी और वजह से, तो उसे आपको वहाँ अपॉइंट किया जा सकता है। तो यानी अगर B जगह पर किसी का ऑलरेडी पदाधिकार है, लीन है, तो जैसे मेरी जगह पे आप सोचो, आपके घर में कोई ऐसे बिना बताए आ जाएगा क्या? वो जगह भरी हुई है, आपकी जगह है। तो जैसे मेरी पोस्ट पे कोई नहीं आ सकता, इसी तरह हम भी किसी और की पोस्ट पे नहीं जा सकते जब तक पदाधिकार है। तो बड़ा सिंपल सा बात है, मैं ज़बरदस्ती कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ। तो कुल मिला के ये तीनों बातें सही हैं कि एक पोस्ट पे दो आदमी नहीं जा सकते, दो आदमी को, ठीक है, एक ही पोस्ट पे नहीं भेजा जा सकता, और A पोस्ट पे अगर पहले से किसी का पदाधिकार है तो वहाँ पे B बंदे को नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन देखा, ऑल ऑफ द अबव सही बातें थी। अब ये कह रहा है कि उपरोक्त सिद्धांत जो अभी आपने पढ़े ना, ये पदाधिकार सब वो, लेकिन एग्जाम में यूँ नहीं बोलेगा उपरोक्त सिद्धांत। अगर बैक टू बैक के क्वेश्चन लाइन से आ गए तो बोल सकता है, वरना तो वो यूँ पूछेगा पदाधिकार संबंधी नियम किस सिद्धांत, ये सिद्धांत जो है वो किस नियम में वर्णित हैं? नियम 14 में वर्णित है, नियम 14 के क ख ग में वर्णित है, उपरोक्त में से कोई नहीं, या नियम 15 ये ऊपर नीचे हो गया, बट बाय द वे ये 14 क ख ग में वर्णित है। ये तीन नियम थे ना, दिखाऊं आपको? ये एक समझो 14 क है, एक 14 ख है, एक 14 ग है। तो ये आपको याद रखना है कि नियम संख्या बताने की कोशिश की है, 14 क ख और ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, एक स्थायी वरिष्ठ लिपिक कनिष्ठ लेखाकार के स्पष्टतः रिक्त पद पर चयनित होकर 2 वर्ष परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने पर कनिष्ठ लेखाकार के पद पर स्थायी कर दिया जाता है। तो क्या बोल रहा है? जैसे एक सीनियर क्लर्क था, पहले एक जूनियर क्लर्क होता है, फिर वो सीनियर क्लर्क होता है। तो एक सीनियर क्लर्क था, उसको जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया गया। मान लीजिए या तो प्रमोट किया गया या प्रमोट नहीं किया गया, या तो प्रमोट हुआ या उसने डायरेक्ट एग्ज़ाम दिया, उसे जूनियर अकाउंटेंट वो बन गया। वहाँ उसने 2 साल का प्रोबेशन भी पूरा कर लिया। तो जब वो जूनियर अकाउंटेंट के पद पे उसको फिक्स कर दिया जाता है, परमानेंट कर दिया जाता है, फिक्सेशन होता है मतलब, है ना, आपको फिक्स कर दिया गया, तो वह जूनियर अकाउंटेंट के पद पे पदाधिकार प्राप्त कर लेगा। बिल्कुल सही बात है। वह वरिष्ठ लिपिक के पद पर पूर्व में अर्जित पदाधिकार धारण करना समाप्त कर देता है। बिल्कुल सही बात है। उपयुक्त दोनों बिल्कुल सही है। तो देखिए, पहले आप सीनियर क्लर्क थे और सीनियर क्लर्क से आप जूनियर अकाउंटेंट बन गए, ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट बन गए। तो जब तक आपका प्रोबेशन, मान लीजिए एक बंदा यहाँ से यहाँ चला था, ठीक है, A से वो B जगह गया, तो उसमें क्या होता है, आपका जो पीछे छोड़ा गया पद है उस पर लीन बना रहता है। कुछ समय के लिए आप लीन एंजॉय करते हो। जनरली ये 2 साल का लीन होता है, यानी अगर 2 साल में आपको नई सर्विस समझ में ना आई तो आप पहले वापस पुरानी सर्विस पे भी लौट सकते हो, ठीक है। ऐसा तब तक होगा जब तक आपका इस पद पे पदाधिकार बना हुआ है। ओके, मैं वापस क्लियर करता हूँ। कोई व्यक्ति जब सीनियर क्लर्क बना होगा तो उसका पद था, तो उस पर उसका पदाधिकार था। पदाधिकार का मतलब यही है कि उसकी जगह किसी और को नहीं लगाया जाएगा वगैरह वगैरह। अब इसने खुद ही जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम दिया और वहाँ चला गया, प्रोबेशन में चला गया। जब तक ये प्रोबेशन में भी होता है तब तक भी पीछे इसका यहाँ पे लीन पीरियड बना रहता है, ठीक है, लीन बना रहता है, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट हो गया और मतलब इसका प्रोबेशन पूरा हो गया और इसने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, अब ये यहाँ परमानेंट हो गया, तो परमानेंट होते ही यहाँ पे तो इसका पदाधिकार, नई पोस्ट पे तो इसका पदाधिकार स्थापित हो जाएगा और पूर्व में जो इसका पदाधिकार रहता आया है वो समाप्त हो जाएगा। तो यानी अब वहाँ पे उसकी जगह किसी और को अपॉइंट किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ, सिंपल, और कॉम्प्लिकेट नहीं करते। तो इसका आंसर यही है, बोथ ऑफ द वे, ये दोनों बातें सही हैं। नई पोस्ट पे उसका लीन इस्टेब्लिश हो जाएगा और पुरानी पोस्ट पे वो जो लीन होल्ड कर रहा था वो एग्जॉस्ट या एक्सपायर कर जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों की डिमांड पे बुक फाइनली पब्लिश कर दी गई है।
जैसे सबको पता है फिर भी बताता हूँ मैं। वैसे मैंने 50 सैम्पल पेपर्स ऑफर किए थे और वो आपके पास ऐप के अंदर अवेलेबल थे, यानी सॉफ्ट कॉपी के तौर पे थे। आप आराम से उनको देख सकते थे। पीडीएफ में काफ़ी कलरफुल से थे, बट बहुत लोगों को पसंद आने के बाद भी कई लोगों का ये कहना था कि सर हमें एग्ज़ाम टाइम के लिए भी और हमें बुक से सूट नहीं होता है, तो आप बुक निकालिए। तो 50 सैम्पल पेपर की बुक का साइज़ तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। इवन जैसे मैंने अभी 10 सैम्पल पेपर निकाले हैं, तो इसमें भी नंबर ऑफ पेजेस 360 हैं। जी हाँ, 360 इतने पेजेस अभी ही हो गए हैं। तो शायद अगर 50 पेपर के निकालता तो शायद 1800 पेजेस के आसपास हो जाते। तो इसीलिए इतनी बड़ी बुक मैं नहीं निकालना चाह रहा था, बट फाइनली अभी 10 सैम्पल पेपर तो निकाल ही दिए हैं। इसके अंदर आपके 1500 MCQ हैं। मैं कुछ फीचर्स आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएँ। सो ये बुक का जस्ट फ्रंट कवर है। तो इसके अंदर आपको 1500 MCQ मिलेंगे, 10 सैम्पल पेपर मिलेंगे। ये सेकंड पार्ट जिसको आप कॉमर्स वाला पार्ट कह सकते हैं उसके लिए है। बाय द वे ये पूरा कॉमर्स नहीं है, पर पार्ट सेकंड के लिए निकाला है मैंने। हर क्वेश्चन, जी हाँ, हर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। एक और बात कि हर क्वेश्चन के नीचे इन डेप्थ सॉल्यूशन हमने डिटेल से दिया है, इसीलिए इतने पेजेस लग गए हैं। वरना मैंने खुद भी कभी सैम्पल पेपर पढ़े हैं मेरी पढ़ाई के दौरान, तो 10 सैम्पल पेपर 100-120 पेजेस में आ जाते हैं। पर एक तो ये हिंदी इंग्लिश हो गया, तो डुअल लैंग्वेज होने की वजह से वैसे ही क्वांटिटी डबल हो गई। फिर हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन क्या है, दैट्स वाई वो ज़्यादा हो गया है। फिर भी जैसे मैंने हमेशा कहा है, आप इन क्वेश्चनों को लगाइए। एक और बात, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो 50 सैम्पल पेपर्स थे, ठीक है, जो 50 सैम्पल पेपर्स थे वो क्वेश्चन, और अभी ये जो मैं 10+40 का मॉडल दे रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। अगर आपने वो ले रखे हैं, आप मोबाइल में कंफर्टेबल हैं, तो आपको दोबारा किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बुक एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ठीक है। तो ये 10+40 मॉडल क्या है, यानी 50 में से 10 क्वेश्चन तो मैंने हार्ड कवर बुक के तौर पे प्रोवाइड करा दिए हैं, और 40 क्वेश्चन फ्री में आपको अभी भी मिलेंगे। तो बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस रखा है, 360 रुपये रखा है। यानी आपके पास एक तरह से दो चॉइस हो गए कि आप 250 रुपये दीजिए और 50 के 50 सैम्पल पेपर सॉफ्ट कॉपी के तौर पे ले लीजिए, या फिर आप ऐसा कीजिए कि 360 रुपये खर्च कीजिए। आपको बुक होम डिलीवर होगी, 4 से 6 दिन में होम डिलीवर हो जाएगी। आप हमारे ऐप के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं या अमेज़न के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ, ये है कि ये बुक अभी 2025 तक, ये 2025 नहीं 2024 तक ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हम 1-2 साल जब हमारा नाम हो जाएगा, उसके बाद हम ओपन मार्केट में लॉन्च करेंगे। टिल देन अभी ये आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं ऐप के थ्रू या अमेज़न के थ्रू, वहाँ से आपको 3 से 6 दिन में डिलीवर हो जाएगी। जस्ट एक आखिरी बात, इसके अलावा ये बुक का जैसे ऐसे बैक कवर है, यहाँ पे देखो आप प्राइस लिखा हुआ है, यहीं पे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखे हुए हैं। एंड ये कि हमारे और डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। धीरे धीरे हम, अगर इस बुक का वैसे अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया है तो मैं बहुत कमिटेड हूँ कि बाकी अब धीरे धीरे हम सारे प्रोडक्ट्स को ऑफलाइन लाएंगे और फिर ओपन मार्केट में भी लाएंगे। तो बाकी सब्जेक्ट आप जैसे स्टैटिस्टिक, इंडियन इकोनॉमिक्स, जूनियर अकाउंटेंट का जो अकाउंटेंसी एग्ज़ाम है, ऑडिट हुआ, GF&AR हुआ, RSR हुआ, ये सब भी प्रोडक्ट आप हमारे ऐप पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो अब ये जो बार बार लीन वर्ड आ रहा है, इसे आप समझ लीजिए, लीन ऑन अ पोस्ट, अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ अक्वायर्ड अ लीन ऑन पोस्ट। जस्ट अ मिनट, एक बार, हाँ ठीक है। सो a government servant who has acquired a lien on a post retains a lien on that post while performing the duties of the post। यानी एक ये बताना चाहेगा क्वेश्चन कि किसी पद पर आपका जो पदाधिकार है वो कब तक बना रहेगा। ऑब्वियसली बात है, जब आप जॉब में हो। मैं सिंपल बताता हूँ मेरा एग्जांपल। मान लो मैं अकाउंटेंट हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, अकाउंटेंसी पढ़ाता हूँ, तो जब तक मैं अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा उस पद पे पदाधिकार बना रहेगा। वाइल ऑन फॉरेन सर्विस और होल्डिंग अ टेम्परेरी पोस्ट और ऑफिशिएटिंग इन अनदर पोस्ट, अगर ऐसा हो गया कि मुझे फॉरेन सर्विस में भेजा जाता है। फॉरेन सर्विस का मतलब विदेश में जाना नहीं होता। मुझे मान लीजिए किसी और गवर्नमेंट में सर्व करने के लिए कहा जाता है कि कुछ दिन आप दूसरी गवर्नमेंट को सर्व कीजिए, या आप किसी ऑटोनोमस बॉडी को सर्व कीजिए, या किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट को सर्व कीजिए, मुझे वहाँ भेजा जाता है और मैं वहाँ जाता हूँ। तो मैं जब फॉरेन सर्विस में रहूँगा, इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे मेरी सर्विस ख़त्म हो जाएगी या मेरा पदाधिकार चला जाएगा। मेरा पदाधिकार तभी भी बना रहेगा। यानी अगर आपको टेम्परेरी A प्लेस से B प्लेस पे गवर्नमेंट के ऑर्डर पे कंसेंट से भेजा जाता है तो आपका पदाधिकार बना रहता है।
इसी तरह से अगर आपको ट्रांसफ़र किया जाता है, मान लीजिए मैं S जगह पे हूँ और N जगह पे ट्रांसफ़र किया जाता हूँ, तो मैं जब तक वहाँ ज्वाइन नहीं कर लेता तब तक ज्वाइनिंग टाइम के दौरान मेरा इस पे पदाधिकार बना रहेगा, लीन बना रहेगा। इसके अलावा जब मैं छुट्टी पे भी हूँ, मान लीजिए ऐसा नहीं होता, आप कभी घबराइएगा मत कि मान लीजिए मैं फ्राइडे को छुट्टी पे गया, 2-3 दिन की छुट्टी पे गया और मंडे को वापस आया तो मैं देखूँ मेरी सीट पे मेरे चैम्बर में कोई और बैठा हुआ है, ऐसा नहीं होता है। यानी जब आप लीव पे भी होते हो तब भी आपका पदाधिकार बना रहता है। वाइल अंडर सस्पेंशन, मतलब मान लीजिए कि आपकी प्रिंसिपल से झड़प हो गई, तो ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल रातों रात किसी को बुला लेगा और आपकी जगह पढ़वा देगा, या जिस भी जॉब में आप हैं तो आप जाओगे, आपकी सीट भरी हुई है, किसी और की बोतल और खाने का डब्बा रखा हुआ है, ऐसा नहीं होता है। इसके बाद है वाइल अंडर सस्पेंशन, इवन जब किसी को सस्पेंड कर दिया जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है खास करके पुलिस वगैरह की लाइन में या किसी भी लाइन में हो सकता है बाय द वे कि किसी को सस्पेंड कर दिया जाए, निलंबित कर दिया जाए, तो निलंबन के दौरान भी उसका पदाधिकार बना रहता है। फिर आगे डिसमिस विसमिस हो गया तो एक अलग बात है, पर जब तक टेम्परेरी उसे सस्पेंड किया गया है कार्यवाही या जांच होने तक, तब भी उसका पद पर पदाधिकार बना रहता है, यानी वो पोस्ट भरी हुई मानी जाती है। इसे आसान शब्दों में आप पोस्ट भरी हुई और खाली समझिए। और अ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन एक्वायरिंग अ लीन ऑन अ पोस्ट विल सीज टू होल्ड एनी लीन प्रीवियसली एक्वायर्ड। ये वाली बात थी कि जब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट किसी नई पोस्ट पे लीन एक्वायर कर लेता है, पदाधिकार प्राप्त कर लेता है, तो आप एक साथ दो पदाधिकार क्या ही करोगे। अब अगर आप जूनियर अकाउंटेंट हो गए, उस पोस्ट पे आपने लीन पा लिया, तो अब सीनियर क्लर्क वाले लीन को छोड़ो ना, तो वो समाप्त हो जाएगा, तुम्हारे छोड़ने से नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। इसको अब सारा पढ़िए कि ग्रहणाधिकार क्या होता है। तो एक सरकारी कर्मचारी जिसने किसी पद पर ग्रहणाधिकार प्राप्त कर लिया है, उस पद पर ग्रहणाधिकार बरकरार रखता है। एक बार समहाउ आपको, जैसे मैं आरपीएससी का एग्ज़ाम लगाया, उससे पहले नेट का एग्ज़ाम दिया और फिर मैं एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट हो गया, 2 साल का प्रोविजन पूरा कर लिया, मुझे फिक्स कर दिया गया, मुझे ग्रहणाधिकार प्राप्त हो गया, तो अब वो ग्रहणाधिकार रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक मैं ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा हूँ, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा हूँ। अगर मुझे विदेश सेवा में भेजा दिया जाता है, यानी किसी और जगह भेजा जाता है, या मान लीजिए ऐसी स्थिति बनी कि मुझे है ना प्रिंसिपल का रोल प्ले करना पड़ता है, मान लीजिए कि मुझे ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल बना दिया गया, मान लीजिए प्रिंसिपल से ट्रांसफ़र हो गए या रिटायर हो गए, और उसकी जगह मैं कुछ दिन तक अगर प्रिंसिपल का चार्ज देख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस कार्यवाहक रूप से कार्य कर रहा हूँ, ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी में काम कर रहा हूँ, तो पीछे मेरा लीन चला जाएगा। नहीं, मैं लीन बना रहूँगा। जैसे ही प्रिंसिपल सर आएंगे मैं वापस अपने पद पर लौट जाऊँगा, काम भी करूँगा, लीन इस पूरे दौरान बना रहेगा। इसी तरह से अगर मुझे ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो जब तक मैं वहाँ ज्वाइन नहीं करता, ज्वाइन करते बोलते कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता, तो तब तक मेरा लीन बना रहता है। इसी पे अगर मैं छुट्टी पे गया हुआ हूँ, किसी भी तरह की छुट्टी जो अवकाश की डेफिनेशन में है, तब तक भी मेरा लीन बना रहता है। और अगर मेरे को निलंबित कर दिया गया है, भगवान रक्षा करें, तो अगर मुझे सस्पेंड कर दिया गया है, तो उस दौरान भी मेरा लीन बना रहता है। तो कहता है, और ये लास्ट नियम जो था कि किसी पद पर ग्रहणाधिकार प्राप्त करने पे एक सरकारी कर्मचारी किसी अन्य पद पर पहले से अर्जित किसी ग्रहणाधिकार को धारण करना बंद कर देगा। दो ग्रहणाधिकार जेब में रखने का मतलब नहीं है, एक पोस्ट पे रहो, खुश रहो। चलो, एक समय में एक पोस्ट। अब जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे। विदेश सेवा अथवा किसी दूसरे पद पर स्थानापन्न रूप से कार्यरत हो, तब एक कर्मचारी का अपने मूल पद पर पदाधिकार। ये वही क्वेश्चन है कि अगर आपको कुछ समय के लिए फॉरेन सर्विस में डेप्यूट कर दिया गया हो, किसी अन्य ऑटोनमस बॉडी या पब्लिक सेक्टर यूनिट या दूसरी गवर्नमेंट में आपको सर्व करने के लिए भेजा गया हो, या आप मान लीजिए कि कोई टेम्परेरी आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी में अगर आप काम कर रहे हो, तो अपने मूल पद पे आपका पदाधिकार बना रहेगा या समाप्त होगा या सस्पेंड किया जा सकता है? नहीं, बना रहेगा। आपका जो लीन है वो बना रहेगा। टेन्योर ऑफ एन एम्प्लॉय इन हिज ओरिजिनल पोस्ट इवन इफ ही इज ऑफिशिएटिंग ऑन फॉरेन सर्विस और एनी अदर पोस्ट विल रिमेन। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं। एक कर्मचारी का अपने मूल पद पर पदाधिकार निम्न परिस्थितियों में भी बना रहता है, जब वो अवकाश पे हो, बिल्कुल सही है, जब छुट्टी पे भी है तो भी उसका लीन बना रहता है, जब वो निलंबित या सस्पेंड हो तब भी उसका लीन बना रहता है, और जब वो ज्वाइनिंग टाइम का अक्सर जब कहें कि ए स्थान से आपका बी स्थान पर ट्रांसफ़र होता है, तो जब तक आप बी स्थान ज्वाइन नहीं कर लेते, आप ए स्थान पे हो, वो ज्वाइनिंग टाइम पीरियड आपका है जिसे आप कंज्यूम कर रहे हो, तो उस दौरान आपका अपनी पोस्ट पे लीन बना रहेगा। ठीक है, उपरोक्त सभी
तो यस, इन सभी मामलों में आपका लीन बना रहेगा, इसीलिए वो नियम अपन ने पहले पढ़ लिया ताकि क्वेश्चन लगा सकें। और आज का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, सरकार एक कर्मचारी का उसके द्वारा धारित स्थायी पद से पदाधिकार निलंबित करेगी यदि उसकी निम्नलिखित में से डैश डैश पद पर स्थायी रूप से नियुक्ति हो जाती हो। तो अब ये दो मामले ऐसे बताएगा जब आपके लीन को सस्पेंड किया जा सकता है, जब आपके पदाधिकार को निलंबित किया जा सकता है। पहला, अगर आपको किसी टेन्योर पोस्ट पे, इसे आप याद कर लीजिए, रट्टे वाला क्वेश्चन है, अगर आपको किसी टेन्योर पोस्ट पे अपॉइंट किया जाता है, टेन्योर पोस्ट क्या होता है अपन अगली स्लाइड में देखेंगे। अगर किसी कर्मचारी को टेन्योर पोस्ट पे अपॉइंट किया जाता है तो वो कर्मचारी जो पदाधिकार धारण कर रहा था उसे समाप्त किया जा सकता है। इसी तरह अंतःकालीन यानी प्रोविजनली, अगर प्रोविजनली आपको किसी कार्मिक के स्थान पर ट्रांसफ़र किया गया है जिस पे उसका पदाधिकार था, अब आप वहाँ पहुँच गए तो आपका पदाधिकार सस्पेंड किया जा सकता है। वापस सुन लो, अगर आपको प्रोविजनली किसी स्थान पे भेजा गया जहाँ पे समझो किसी और का ग्रहणाधिकार था या पदाधिकार था और आप वहाँ चले गए, तो फिर आपका पदाधिकार टेम्पररी, आपका पदाधिकार सस्पेंड किया जा सकता है, आपका पदाधिकार निलंबित किया जा सकता है। तो इन दोनों में से ही, या तो टेन्योर पोस्ट पे जाने के मामले में या प्रोविजनली आपको किसी लीन वाली पोस्ट पे जाने पे आपका यहाँ पे लीन जो है वो सस्पेंड किया जा सकता है। ये आप याद करेंगे इन दोनों में से ही मामलों में। अब टेन्योर पोस्ट क्या होता है? टेन्योर पोस्ट मीन्स अ परमानेंट पोस्ट। ये आपकी डेफिनेशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन भी है और याद कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। टेन्योर पोस्ट मीन्स अ परमानेंट पोस्ट विच एन इंडिविजुअल गवर्नमेंट सर्वेंट मे नॉट होल्ड फॉर मोर देन ए लिमिटेड पीरियड। मतलब टेन्योर पोस्ट का मतलब होती तो सरकारी सेवा ही है, सरकारी पोस्ट ही होती है, लेकिन वो एक निश्चित समय के लिए होती है। मान लीजिए कि कोई सर्विस है जो 4 साल के लिए है, गवर्नमेंट सर्विस है पर 4 साल के लिए है, इंडेफिनिट या लंबे पीरियड के लिए नहीं है, फिक्स पीरियड के लिए है, तो उसे बोलते हैं टेन्योर पीरियड। हिंदी में संधि बंदी भी आप पढ़ते होंगे, सावधि, स प्लस अवधि, जिसमें अवधि साथ में हो। तो सावधि पद का तात्पर्य एक ऐसे स्थायी पद से है जिसे एक अधिकारी एक निश्चित अवधि से अधिक समय तक धारण नहीं कर सकते। ठीक है, तो होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कॉमर्स की दुनिया के हैं तो आपके बहुत काम का है ये चैनल, लिटरली आप पाएंगे आने वाले सालों में, तो और भी पाएंगे। तो अच्छा, अगर आपका कोई साथी या कॉमर्स में है, उसको आप हेल्प करना चाहें तो आप चैनल का बारे में बता सकते हैं उसे। हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप पे बहुत सारा कंटेंट फ्री में भी है और कुछ कंटेंट है जो नॉमिनल रेट्स में अवेलेबल है, बहुत ही कम दामों पे, ताकि सब पढ़ें, बढ़िया है। सो ठीक है, चलो सब बढ़िया, बाय।